अ वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में कुछ इंट्रोडक्शन दिया था अबाउट केमिस्ट्री और मोल कंसेप्ट का बिल्कुल एक आउटलुक, एक मतलब वो फीलिंग मैंने आप में क्रिएट करवाई थी कि यार ये मोल है क्या, मोल कंसेप्ट में ये मोल है क्या, मोल कितनी बड़ी चीज़ है वो हमने देखा था कि कितनी बड़ी चीज़ है। 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 ये एक मोल है। एक्सपेरिमेंटली ये एक मोल है। और जो मैंने लास्ट लेक्चर छोड़ा था उसमें आपको ये भी बोला था कि इसके लिए कुछ पढ़ना, इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें आप पढ़ना कि ऐसा कैसे आया, क्यों हुआ, किसने किया, इतनी बड़ी वैल्यू आई कैसे। तो वो सारी चीज़ें भी आज डिस्कस होंगी। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज डिस्कस होंगी। सो मेरा नाम है गगन एंड ये हमारा फ़िलहाल का 15 अप्रैल तक जो कोरोना वायरस की वजह से अभी लॉकडाउन है उस पीरियड में ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू हम आपको अप्रोच कर रहे हैं। और मैं हर एक स्टूडेंट से यही चाहूँगा कि एक कॉपी और एक पेन लेके बैठ जाओ, चीज़ें जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको नोट डाउन भी करो। बीच बीच में मैं काफ़ी चीज़ें बोलूँगा जो आप नोट डाउन करोगे, या बीच में मैं क्वेश्चंस दूंगा उसको पॉज करके खुद ट्राई करना, पॉज करके खुद ट्राई करना। तो डेफिनेटली उसके बाद मैं सॉल्व करूँगा और उसके आंसर्स भी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होंगे। सो अकॉर्डिंगली हम चलेंगे, ठीक है। चलो, तो उसके बाद हम सबसे पहले बात करते हैं भाई एटम की। एटम क्या होता है? एटम तो सबको पता ना कि एटम, मेरे हाथ में मान लो ये एटम है, क्या ये दिख रहा है? अगर किसी ने बोला दिख रहा है तो भाई एटम आई से नहीं दिखता, ठीक है। मेरे पास एटम है, एटम में सबको पता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हम लोग अपन ने पढ़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। जब हम बात करते हैं एटॉमिक मास की, हम बात करें एटॉमिक मास की अगर फिलहाल, तो भाई उसमें क्या चीज़ कंसीडर होनी चाहिए? मास ऑफ प्रोटॉन, और क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं लेकिन हाँ एटम में ही होते हैं, और न्यूट्रॉन, बिल्कुल ठीक। तो तीनों चीज़ें काउंट होनी चाहिए। और देखा जाए तो ये तीनों ही काउंट होती हैं, लेकिन ना बुक्स में क्या लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास काउंट नहीं होता। अरे इलेक्ट्रॉन का मास काउंट ना होने का एक रीज़न है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है किसी को पता हो तो? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kgs होता है, ठीक है। वही मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg होता है। वही न्यूट्रॉन का होता है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की मास की बात करूं तो ये इसके रिस्पेक्टिवली कितना कम है? 10 की पावर -31 और 10 की पावर -27, मतलब 10,000 टाइम्स कम है। 10,000 टाइम्स कम है। तो अगर मैं 10,000 में 1 ऐड करूं, ठीक है, तो 10 की पावर 4 प्लस 1 क्या होता है? 10 की पावर 4 ही होता है ऑलमोस्ट। तो इसीलिए उस पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता। तो कंसिडरेबली इसको हम निग्लेक्ट कर लेते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही सिर्फ कंसीडर करते हैं, ठीक है। एटॉमिक मास की हम बात कर रहे हैं। अगर मैं बोलूं एटॉमिक नंबर, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल है। एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होते हैं। ये सारी चीजें अभी तक हमने थोड़ी बेसिक पढ़ी हुई हैं। अब बात करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव का मतलब क्या है? रिलेटिव मतलब विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। जैसे अगर मैं बोलूं एब्सोल्यूट कोई चीज है वो फिक्स्ड है, एब्सोल्यूट कोई चीज है वो फिक्स्ड है। रिलेटिव मतलब कि इसके रिस्पेक्ट में ये है। मान लेते हैं हमारी क्लास में 6 स्टूडेंट्स हैं, एक के 40 आए, एक के 60 आए, एक के 80 आए, एक के 100 आए, ऐसे कर करके 90 और 70 भी, ठीक है। तो ये हम जो मार्क्स आए ये एब्सोल्यूट मार्क्स आए आउट ऑफ 100 फॉर एग्जाम्पल। रिलेटिव मतलब फॉर एग्जाम्पल राम के रिलेटिवली श्याम के मार्क्स जो हैं वो 20 थे, ठीक है। रिलेटिव मतलब विद रिस्पेक्ट टू, इसके रिस्पेक्ट में मेरे मार्क्स ज्यादा हैं या इसके रिस्पेक्ट में मेरे मार्क्स कम थे। रिस्पेक्ट टू समथिंग, विद रिस्पेक्ट टू समथिंग का मतलब होता है रिलेटिव एटॉमिक मास। अब ये भाई एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं तो मेजर कर रहे हैं हम एटॉमिक मास को, किसी के रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं, बस यही बात है। देखते हैं, जैसे हम जाते हैं किसी शॉप पे, ठीक है, शॉप पे गए हम, मान लो कांदा खरीदने गए, तो हमने क्या बोला कांदे वाले को, भाई कांदा दे दो 1 किलो।
तो कांधे वाला क्या करता है, सीधा फेंक देता है कांधे? नहीं ना, वो क्या करता है, एक वेइंग बैलेंस लेता है। एक साइड क्या लेता है, 1 kg का वेट लेता है, दूसरी साइड कांधे डालता है, जहां पे वो वेइंग बैलेंस हो जाता है हमें दे देता है। तो वो 1 kg क्या है, वही तो रिलेटिव चीज है, उसके रिलेटिवली उसने मैच किया। हाँ, जब वो दोनों इक्वल आ गए तो उसने हमें दे दिया। वही चीज यहां पे है, हम मास किसका मेजर कर रहे हैं, एक एटम का मेजर कर रहे हैं, लेकिन किसी चीज के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। वो वेट जो है ना, वो जो रिस्पेक्ट किसी चीज के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। और वो रिस्पेक्ट एक्चुअली क्या होती है, वो होता है 1/12 ऑफ 1 C12 एटम होता है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास की अगर डेफिनेशन से हम जाएं, द मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हाउ मच टाइम्स heavier than 1/12 mass of 1 C12 atom। मतलब डेफिनेशन से भी बेटर वे में हम एक्सप्रेशन पे जाएंगे। डेफिनेशन से बढ़िया है एक्सप्रेशन। अगर मैं रिलेटिव एटॉमिक मास को लिखूं, ये होता क्या है, मास होता है, वेट होता है, किसका एटम का। लेकिन इसको किसके रिस्पेक्ट में मेजर किया जाता है, ये मेन पॉइंट है। इसको किसके रिस्पेक्ट में मेजर किया जाता है, इसको मेजर किया जाता है कार्बन C12 मैंने इसलिए बोला, इसके आइसोटोप होते हैं C12 और C13, तो C12 को कंसिडरेशन में लिया गया। C12 के रिस्पेक्टिवली इसको मेजर किया था। ये एक स्टैंडर्ड चीज है, जैसे 1 kg का वो बार्ट था ना, वैसे ये है, वो 1 kg का वेट, वैसे यहां पे C12 है। 1/12 ऑफ 1 C12 एटम, 1/12 ऑफ 1 C12 एटम। एक्चुअली में क्या है, ये जो 1/12 ऑफ 1 C12 हम बोल रहे हैं ना, ये और कुछ नहीं है, ये 1 AMU ही होता है। ये एक्चुअली 1 AMU ही होता है, एटॉमिक मास यूनिट। क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। इतनी चीज समझ में आई। रिलेटिव एटॉमिक मास कुछ नहीं होता, मास ही होता है एक एटम का, लेकिन किस रिस्पेक्टिवली, मतलब रिलेटिवली जिसको मेजर कर रहे हैं, जिससे वो किससे कर रहे होते हैं, 1/12 ऑफ 1 C12 एटम। ठीक है, 1/12 ऑफ 1 C12 एटम। C12 एटम एक ही ले रहे हैं, 1 C12 एटम ही ले रहे हैं। इसको 1 को ऐसे लिख लेता हूं, ONE 1 C12 एटम। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, कि जो मास हम निकालना है जिस एक एटम का, विद रिस्पेक्ट किसका, 1/12 ऑफ 1 C12 एटम। ओके, तो ये बात होगी रिलेटिव एटॉमिक मास की। मैंने बोला कि जो कोई भी चीज मेजर होगी किसी यूनिट में होगी, वो होगी एटॉमिक मास यूनिट। और वो इसलिए हम बोल रहे हैं, जैसे हमने अभी ग्रोसरी शॉप पे जो कांदा खरीदा था, उसको हमने 1 kg कैसे प्रूफ किया, जो वो वे था हमारे पास, जो वो वहां पे इतना बड़ा वेट पड़ा था, वो क्या था, 1 kg का था। उसी तरह यहां पे क्या है, 1/12 ऑफ 1 C12 पड़ा हुआ है। ठीक है, ये हमारे को यूनिट ही तो दे रहा है। और ये क्या होता है, 1 AMU होता है। ये 1 AMU क्या होता है, 1/12 ऑफ मास ऑफ या वेट ऑफ C12 एक एटम का। चीज मैंने यही लिखी है और कुछ नहीं लिखी, यही चीज लिखी है। इसको जो अपॉन वाला फैक्टर है वही लिखा है, वो होता है AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट। AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट। यार ये हर जगह हमने कार्बन ही क्यों लिया, विद रिस्पेक्ट टू कार्बन? तो कोई चीज हमें स्टैंडर्ड के लिए फिक्स जरूर करनी पड़ती है, स्टैंडर्ड कोई फिक्स करना पड़ता है। तो ये स्टैंडर्ड फिक्स्ड है, ये एक फिक्स स्टैंडर्ड है। कार्बन लेने का रीजन यही है, एक फिक्स स्टैंडर्ड है। इसके अलावा ऑक्सीजन भी है और क्लोरीन भी है, दोनों भी हम स्टैंडर्ड की तरह यूज करते हैं। तो जब हमने अभी जो बुक्स में और जो हमारे सिलेबस में चीजें रेफर हो रही हैं, उसके अकॉर्डिंगली C12 ही स्टैंडर्ड में लिया है। आगे वाले लेक्चर्स में धीरे धीरे पता चलेगा कि हाँ, इसके अलावा क्लोरीन भी है, इसके अलावा ऑक्सीजन भी है। और ये 1/12 की जगह ऑक्सीजन के लिए 1/16, क्लोरीन के लिए 35.5, 1/35.5 उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये कोई चीज स्टैंडर्ड लेनी पड़ेगी ना भाई, कोई चीज फिक्स लेनी पड़ेगी ना, जो हमें नोन हो, उसके अकॉर्डिंगली हम बस वे कर लेंगे। तो ये बात थी रिलेटिव एटॉमिक मास की। अब बात करते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास हमें चीजें पता चली।
अब क्या हुआ, इस चीज का अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, मैं इसको रब कर रहा हूं। 3, 2, 1 गो। अब बात करते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट की। भाई एक्सपेरिमेंट्स तो बहुत सारे हुए पहले, तो एक एक्सपेरिमेंट ऐसा हुआ, मैंने बोला ना 1 मोल क्या है, 6.023 × 10⁻23। ये चीज आई कहां से? तो एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरीके का हुआ, एक्सपेरिमेंट हुआ कि 12 ग्राम कार्बन 12 लिया गया। क्या लिया गया? 12 ग्राम कार्बन 12 लिया गया। ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, फिलहाल के लिए समझ लो एक डब्बा है हमारे पास, 12 ग्राम C12 उसमें डाला गया। मास स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में भी सुना होगा। ठीक है, उससे हम पर्टिकुलरली नंबर ऑफ एटम्स भी निकाल सकते हैं। उसमें डाला, कुछ हुआ और हमें एटम्स मिले, मतलब उस पर्टिकुलर के नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड किए, और वो नंबर ऑफ एटम्स कितने आए? 6.023 × 10⁻23 आए। ठीक है, और ये और कुछ नहीं, क्या होता है? एवोगैड्रोस नंबर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं Na से। तो 12 ग्राम C12 में कितने एटम्स थे? एवोगैड्रोस नंबर एटम्स थे। ठीक है, 12 ग्राम में इतने थे, मतलब 1 मोल थे, इन शॉर्ट 1 मोल थे। 1 मोल की डेफिनेशन आई भी यहीं से। 1 मोल को एक फिक्स वैल्यू को डिफाइन करने के लिए कुछ तो चाहिए हमें ना, तो उन्होंने विद रिस्पेक्ट किसका लिया? 12 ग्राम ऑफ C12 को ही रिस्पेक्टिवली लिया कि इसमें इतने एटम थे, तो मतलब 1 मोल की बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जो भी हम आगे लिखेंगे, कि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12। सिंपल, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। अब बात यह है कि 12 ग्राम C12 में इतने एटम्स थे। मान लो ये पूरा बॉक्स है, ये मतलब ये पूरा एक, जो तुम लोग रूम पे बैठे हो, मान लो वो 12 ग्राम C12 है। ठीक है, ओके, उसमें इतने सारे एटम्स हैं, बहुत सारे। अगर मैं एक पर्टिकुलर एटम उठाऊं और उसका वेट सोचूं, एक एटम का वेट कितना होगा? मतलब Na एटम्स का वेट कितना है? 12 ग्राम्स। C12 के लिए Na एटम्स का वेट कितना है? 12 ग्राम्स। एक एटम का कितना होगा? 12 बाय Na। 12 बाय Na ही तो होगा एक एटम का। एक एटम का कितना होगा? 12 बाय Na। और अगर मैं बात करूं AMU की, जो मैंने भी थोड़ी देर पहले लिखा, 1 AMU क्या था? 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 एटम, मास ऑफ 1 C12 एटम। और 1 C12 एटम का हमने क्या निकाला है? C12 की सारी बात हो रही है, कितना निकाला है? 12 बाय Na। तो इसको मैं पुट करता हूं 1/12 इंटू 12 बाय Na, तो ये क्या आ गया? 1 बाय Na। और Na की वैल्यू कितनी होती है? 6.023। अगर इसको हम पुट करेंगे और अपना फाइनल जो वैल्यू निकालेंगे, आंसर निकालेंगे, तो कितना आएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और दूसरी, अगर किलोग्राम्स में मेरे को चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? 10⁻⁻27 हो जाएगा। ये एक फिगर आया। तो मतलब 1 AMU एक फिक्स्ड वैल्यू है। अगर मैंने बोला किसी एटम का वेट 2 AMU है, तो मतलब क्या है? 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻24, 3 है तो 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इस तरीके से चीजें चल रही हैं। इसको एक बार नोट करना चाहो तो कर लो। ओके, ठीक है, आई होप नोट हो गया होगा। तो ये बात थी AMU की। AMU की बात के थोड़ा आगे चलते हैं अपन, थोड़ा सा बात करेंगे ग्राम एटॉमिक मास की। किसकी? ग्राम एटॉमिक मास। नेम क्या सजेस्ट कर रहा है? ग्राम एटॉमिक मास। मतलब ये भी मास ही है, और ग्राम मतलब इसकी यूनिट क्या है? ग्राम। ये तो क्लियर ही हो गया। ग्राम एटॉमिक मास मतलब यूनिट तो पक्का इसकी ग्राम है। रिलेटिव एटॉमिक मास की क्या थी? AMU थी। ग्राम एटॉमिक मास की क्या है? ग्राम। ये एक्चुअली होता क्या है? ये भी तो मास ही होता है। किस चीज का? मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम होता है। क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ एन एटम। किसमें? इन ग्राम्स।
इन ग्राम्स, सिंपल। देखो 1 मोल, जब भी हम 1 मोल की बात करेंगे तो दिमाग में हमारे क्या स्ट्राइक होगा, इतना बड़ा वाला नंबर क्या था वो, 6.023 × 10⁻23। हमें अगर कभी भी 1 मोल के लिए कुछ भी निकालना है तो हमें ये पता है कि उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस नंबर का ही मल्टीप्लिकेशन होगा, उस नंबर का ही मल्टीप्लिकेशन होगा। जब भी मोल की रिस्पेक्टिवली बात होगी तो मोल एक फिक्स नंबर है, मोल एक फिक्स नंबर है, तो उसकी ही बात करेंगे। तो अगर मैं ग्राम एटॉमिक मास GAA लिख रहा हूं, GAM लिख रहा हूं, सॉरी, दिस इज ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास को अगर मैं रिलेटिव एटॉमिक मास के टर्म्स में लिखूं, देखो ये क्या है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एन एटम, ठीक है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एन एटम। मास ऑफ एन एटम क्या होता है, मास ऑफ एन एटम क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। मास ऑफ एन एटम क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो अगर मैं इसको लिखूं रिलेटिव एटॉमिक मास, और उसकी यूनिट भी साथ में लिखनी पड़ेगी, AMU होती है, कोई दिक्कत नहीं। वो किसका मास होता है, एक एटम का। हमें क्या चाहिए, 1 मोल चाहिए। 1 मोल का मतलब उसको किस चीज से मल्टीप्लाई कर दें, 6.023 × 10⁻23 से, सिंपल। तो 1 मोल का मतलब उसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, Na से। तो इसको मैं बगल में लिख लूं Na, बगल में लिख लूं Na। हमने थोड़ी देर पहले 1 AMU क्या पढ़ा था, 1 AMU 1/Na आ रहा था। 1 AMU क्या आ रहा था, 1/Na आ रहा था। ये जस्ट पीछे वाली स्लाइड में, या पीछे वाली स्लाइड बोल रहा हूँ, पीछे वाले कुछ सेकंड्स पहले ये भी हमने निकाला है, इसकी फाइनल वैल्यू भी निकाली। तो 1/Na मैं लिख सकता हूँ, Na इज एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, रिलेटिव एटॉमिक मास इंटू 1/Na इंटू Na। Na से Na कैंसिल, भाई ये तो अलग ही चीज आ गई कुछ। इसमें क्या आ गया कि जो ग्राम एटॉमिक मास है वो और कुछ नहीं होता, रिलेटिव एटॉमिक मास ही होता है। बस डिफरेंस कहां पे है, दोनों की यूनिट्स पे। एक क्या देता है हमें, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एन एटम, और ये क्या देता है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट। ये 1 मोल के लिए आता है और ये जनरली एक एटम के लिए आता है। इसकी यूनिट ग्राम्स होती है और इसकी क्या होती है, एटॉमिक मास यूनिट। इतनी चीज समझ में आई, इंटरेस्टिंग था, चीजें क्लियर हो रही है, चीजें क्लियर हो रही हैं, धीरे धीरे और भी क्लियर होंगी। और इस पे जब क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे ना तो चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अगर मैं एक क्वेश्चन के तौर पे कुछ दूं या अभी करें, तो एक क्वेश्चन के तौर पे करते हैं कुछ, ठीक है। इसको मैं रब करता हूं, एक क्वेश्चन करते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास से रिलेटेड ये भी करते हैं, ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास से करते हैं। क्वेश्चन में दे रहा हूं, इफ in place of 1/12 of C12 comma we consider 1 by y, we consider 1 by y of it, 1 by y of it, then the atomic mass of magnesium was found to be 48, ठीक है। देन फाइंड y। सोचो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, सोचो, क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, वीडियो को यहां पे पॉज करो, खुद ये ट्राई करो, उसके बाद मैं बताता हूं। होपफुली सबने ट्राई किया होगा, ठीक है, पॉज करके जिसने ट्राई किया होगा। देखो रिलेटिव एटॉमिक मास हमें सबसे पहले क्या पता है, क्या होता है, W/1/12 इंटू वेट ऑफ C12, यही है, ये सबको पता है, ठीक है। ये होता है सिंपल फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं।
अब इन्होंने क्या कहा, ये जनरल फॉर्मूला है, ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला है। मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट कितना होता है, ये मैंने दिया नहीं था, अगर मैं इतना मेरे को अगर 24 होता है, मान लेते हैं, मान के लेते हैं होता ही है, एटॉमिक मास कितना होता है mg का 24, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन होगा। एटॉमिक मास कितना है 24। अब चाहो तो पॉज कर लो, एक बार और ट्राई कर सकते हो, एटॉमिक मास कितना है 24, ठीक है। तो ये 24 होगा अगर, तब 1/12 इंटू C12 का एक एटम, सिंपल यही होगा फॉर्मूला जो हमने अभी किया, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन में क्या क्या है, अगर इन प्लेस ऑफ 1/12, ये हमारा क्या था जनरल केस था, ये क्या था जनरल केस था, लेकिन अब उसने क्वेश्चन में केस अलग कर दिया। क्वेश्चन में क्या क्या हमने अब क्या कंसीडर करना है 1/y, तो हम क्या लिखेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास कितना हो गया है 48 हो गया, मतलब एटॉमिक मास, तो 48 इज इक्वल टू वेट अपॉन 1/y इंटू वेट ऑफ 1 C12 एटम। ये अब हमारा केस हो गया है, ये हमारा केस 2 है और ये केस 1 है जनरल वाला। हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, दोनों को मैं क्या करूं, दोनों को मैं क्या करूं, डिवाइड कर दूं यार, खत्म बात। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है। अगर मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दूं, ये अपॉन ये कर दूं, तो इस साइड क्या आएगा, बहुत इजी है, ये अपॉन ये कर दूं तो ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू WE से WE खत्म, WC से WC खत्म, ठीक है। इसको अगर मैं और चेंज करके लिखूं सिंप्लीफाइड फॉर्म में, तो इंटू 12 लिख सकता हूं और इंटू यहां पे क्या लिख सकता हूं, y लिख सकता हूं, ठीक है। इंटू 12 लिख सकता हूं और इंटू y लिख सकता हूं। तो सिंपली क्या करूं, ऊपर में क्या आ गया 12, अपॉन में क्या आ गया y, 12/y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 24, y की वैल्यू कितनी आई 24 ही आई, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आई 24 ही आई। इतनी चीज क्लियर होगी, इतनी चीज क्लियर होगी। कुछ नहीं किया, एक जनरल हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास एक्चुअली में क्या होता है, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट किसके रिस्पेक्टिवली 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 C12। अब उन्होंने 1/12 की जगह क्या ले लिया 1/y, 1/12 की जगह क्या ले लिया 1/y, 1/y ले लिया। अब 1/y जब लिया तो एटॉमिक मास कितना आ गया 48, जनरली कितना होता है 24, अब कितना आ गया 48। हमें सिर्फ y की वैल्यू ही तो बतानी थी, हमें सिर्फ y की वैल्यू ही तो बतानी थी, हमने सॉल्व किया, y की वैल्यू कितनी आ गई 24। तो इस तरीके के और भी क्वेश्चंस होंगे जो इजीली अब हो जाएंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। असाइनमेंट शीट्स आपको डेफिनेटली मिलेगी, उसमें कुछ ग्राम एटॉमिक मास के भी क्वेश्चंस होंगे, उसको थोड़ा सोच समझ के करना है, ठीक है। कंसेप्ट्स क्लियर है, वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखना, चीजें और क्लियर होंगी, फिर उसको एप्लीकेशन पार्ट में खुद से प्रैक्टिस करना, जो क्वेश्चंस होंगे उसको खुद से प्रैक्टिस करना, क्वेश्चंस क्लियर होंगे और आंसर्स भी आएंगे, ठीक है। मैं रब कर रहा हूं, ये किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। अगर मैं मोल की अब डेफिनेशन की बात करूं, भाई मोल बाय डेफिनेशन क्या होता है, हमने अभी तक क्या पढ़ लिया, मोल क्या होता है 6.023, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। अब इसकी कोई अगर प्रॉपर डेफिनेशन दी जाए तो डेफिनेशन क्या होती है, मैंने भी बोला नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12, जितने एटम 12 ग्राम कार्बन 12 में प्रेजेंट होते हैं वो एक्चुअली में क्या होते हैं 6.023 इंटू 10 की पावर 23, उसी को हम क्या बोलते हैं मोल बोलते हैं। तो मोल्स बाय डेफिनेशन यही होता है, मोल्स बाय डेफिनेशन यही होता है। और इसको एक्सप्रेस किससे करते हैं, एक्सपेरिमेंटली इसकी वैल्यू कितनी होती है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। Na से एक्सप्रेस होता है, इसी को क्या बोलते हैं एवोगैड्रोस
कांस्टेंट, नंबर या कांस्टेंट जो भी, एवोगैड्रोस नंबर बोलते हैं जनरली, ठीक है, ठीक है। मोल में और कुछ नहीं है, मोल हमें बस पता चल गया एक फिक्स नंबर है, और नंबर आया कहाँ से था, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि 12 ग्राम्स हमारे पास कार्बन था, उसको हमने किसी एक बॉक्स में डाला, चीज़ें हुई, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट किए, कितने आए ये, इसको हमने क्या टर्म दिया, मोल। और ये कितना बड़ा नंबर है ये हम लोग पढ़ चुके हैं। बेसिकली ये मोल हमने पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ा। अगर मैं बोलूँ रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास तो क्या हो जाएगा भाई, सब चीज़ें सेम रहेंगी, बस वहाँ पे क्या हो जाएगा, एटम की जगह क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल। अगर मैं रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास की बात करूं, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास की बात करूं तो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ क्या हो जाएगा, 1 मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट तो सेम ही रहेगा ना, 1/12। बस यहां हर जगह क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल ही तो हो जाएगा, और कुछ भी चेंज नहीं होगा, हर जगह क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल ही हो जाएगा, चीजें वही रहेंगी। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, फिर से सेम चीज होगी, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इनटू उसकी यूनिट इनटू क्या, Na, क्योंकि हमेशा वो 1 मोल के लिए होता है। इतनी चीज क्लियर हो गई। तो ये दोनों चीजें, तीनों चीजें हो जाएंगी। और एक और चीज है, नंबर ऑफ मोल्स हम पता कैसे करेंगे कि अगर किसी के हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो हम जनरल एक फॉर्मूला यूज करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास कैसे निकालते हैं किसी चीज का, मोलर मास कैसे निकालते हैं, अगर मैं बोलूं NaOH है तो ये कैसे निकालते हैं, इसके जो Na का एटॉमिक मास Na का जो होता है, मैं बोल रहा हूं 23 प्लस ऑक्सीजन का जो होता है 16 और हाइड्रोजन का जो होता है 1, तो टोटल मिला के कितना आया 40, ठीक है, इस तरीके से। और गिवन मास जो हमें क्वेश्चन में पर्टिकुलरली गिवन वैल्यू होगी, जो हमें क्वेश्चन में पर्टिकुलरली गिवन वैल्यू होगी, और यही मोल्स किसके, एक और चीज के इक्वल होता है, अगर नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। अगर हमें कोई चीज निकालनी है, ठीक है, हमें मान लो नंबर ऑफ एटम्स किसी चीज में निकालनी है कि नंबर कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, उसके लिए हमें सबसे पहली चीज क्या चाहिए, मोल्स चाहिए। मोल्स चाहिए, कितने मोल्स हैं, मोल्स हमारे पास आ गए, उसको हमें क्या, सिर्फ एवोगैड्रोस नंबर से ही तो मल्टीप्लाई करना है, खत्म। एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करते ही हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयंस, कुछ भी, ठीक है। इतनी चीज क्लियर होगी। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो 3 सेकेंड्स में। ओके, तो इसके साथ साथ अब कुछ क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, असाइनमेंट्स के तौर पे भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने पड़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो मेरे हिसाब से इजी हैं चीज़ें। जैसे अगर मैं बोलूँ एक सिंपल लॉजिक, एक बहुत इजी चीज़ पूछूं कि अगर मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्वेश्चन क्या पूछता हूँ कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सोडियम में कितने होते हैं, तो सबको सोडियम का एटॉमिक नंबर पता है। और अगर ये चीज़ें अभी भी नहीं पता है तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि 1 to 20 तक, अभी स्टार्टिंग स्टेज में 1 to 20 तक जो हमारे पास एटॉमिक नंबर्स हैं, पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर्स हैं, उसको कुछ मेमोराइज करो, ठीक है। वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दिए जाएंगे एटॉमिक वेट्स दिए जाएंगे, लेकिन आगे जाके जो चीज़ें आने वाली हैं उसके लिए वो बहुत हेल्पफुल होंगे। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस फ्लो में, ठीक है, वो हो भी जाएंगे, हर एक बंदे से हो जाते हैं, बहुत ईजिली वो चीज़ें पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ फिक्स्ड है, वो चीज़ फिक्स्ड है। लेकिन हमें जो दी जाएंगी ऐसी कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। अगर हमारे पास वो चीज़ है, अगर हमारे पास दिमाग में वो चीज़ फीड रहेगी तो हमें फिर हर एक बार चीज़ों को गौर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें पता है कि एटॉमिक नंबर के इक्वल है, अगर हमें एटॉमिक नंबर पता है तो हम स्ट्रेट अवे निकाल सकते हैं। सोडियम का 11 होता है, 11 ही होंगे, खत्म। और अगर एटॉमिक मास पता है, न्यूट्रॉन्स भी निकाल सकते हैं, वो भी सिंपल है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, वो भी हमें पता है, तो हम हर एक चीज़ निकाल सकते हैं, ठीक है।